मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में बुल्स का जोश हाई। निफ्टी 170 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ 25,950 के पार। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती, एचडीएफसी बैंक और लार्सन एंड टूब्रो ने भरा जोश। बैंक निफ्टी भी करीबन 400 पॉइंट्स ऊपर। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। उम्मीद के मुताबिक नतीजों से कोफोर्ज भागा। शेयर करीबन 5% चढ़ के एफएनओ का टॉप गेनर बना। साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज और औरो फार्मा में मजबूती। वहीं स्पॉटलाइट शेयर पीआई इंडस्ट्रीज में तेजी। उधर चार्ट जीपीटी हिंडाल्को, वेदांता, कमिंस, फीनिक्स, बिरला सॉफ्ट और पर्सिस्टेंट भी चले। रियलिटी, पीएसयू, बैंक्स और ऑयल गैस में सबसे ज्यादा तेजी। तीनों इंडेक्स 1 से 1.5% ऊपर। साथ ही कैपिटल मार्केट स्टॉक में रफ्तार। वहीं आईटी, मेटल और एनबीएफसीज में रौनक, लेकिन डिफेंस और एफएमसीजी में हल्का प्रेशर। अच्छे रिजल्ट्स के बाद एसबीआई लाइफ का शेयर भागा। 3% से ज्यादा चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर कमजोर रिजल्ट से एसबीआई कार्ड एफएनओ का टॉप लूजर बना। साथ ही रिजल्ट के बाद कोटक बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग। वहीं खराब Q2 से जेंटेक करीबन 5% टूटा। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और मेरे साथ प्रेजेंट है आज मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा सर। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। मार्केट के इस टाइम पे मूड माहौल की बात करी जाए तो डेफिनेटली मोमेंटम तो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। और जिस तरीके से हेडलाइन में कंप्लीटली मेंशन किया गया है कि बुल्स का जो जोश है वो अपने हायर नोट पे पहुंच गया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही फ्रंट फुट पे आके इस टाइम पे प्ले आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर एक बार सेक्टर परफॉर्मेंस देखा जाए तो आइए देखते हैं किस तरीके से सेक्टर्स यहां पे परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे ऑयल एंड गैस की बात करी जाए तो वहां पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी अपने हायर नोट पे 58,137 के लेवल्स के आसपास इस टाइम पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मेटल्स में हमें शानदार रैली देखने को मिल रही है। वही एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, रियलिटी, मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। केवल दो ही सेक्टर ऐसे हैं, फार्मा और डिफेंस, जहां पे जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ हम देखें तो बुल्स हमें दिखाई दे रहे हैं बाजार में शानदार तरीके से दौड़ते हुए। लेकिन करना क्या चाहिए? इस लेवल पे भी हमें इस टाइम पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच बरतने की जरूरत है, या यहाँ से जो अच्छे दिन है उसकी शुरुआत हो गई है? ये गाबा सर से जान लेते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाउ वाज एवरीथिंग? आई एम ऑल गुड। आप कैसे हैं और वीकेंड कैसा रहा गाबा सर? बहुत ही बढ़िया, इट वाज गुड, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जी। क्या लगता है कि जो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है, फेस्टिविटी के साथ साथ जो बुल्स हैं वो भी घर की तरफ आ गए हैं? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। 3 हफ्ते से एक अपमूव देख रहे हैं और लगता है 3 हफ्ता बहुत अच्छा चला। तो लास्ट वीक जो था एक अपमूव था उसमें, लेकिन थोड़ा सेलिंग भी था अपर प्राइस रीजन पर, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। डिप्स की जरूरत है। डिप टाइम वाइज हो सकते हैं या फिर प्राइस वाइज हो सकते हैं या बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो जरूरत है। अगर जितना साइडवेज मूव मिलता है उतना अच्छा है, फिर जो नेक्स्ट अप मूव शुरू होगा बहुत ही अच्छा होगा। मुझे क्या थोड़ा इस गैदरिंग स्पेस एंड टाइम, ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, वो मिल रहा है, लेकिन टेक्निकली ट्रेंड इंटैक्ट है। निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो आज का जो एक रेजिस्टेंस था, जो टारगेट था टेक्निकल करीब 26,000 का था, वो फ्यूचर्स पर आ गया, लेकिन अपू अब भी इंटैक्ट है। अब 26,100 भी पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा मूव मिलेगा साइडवेज, फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा, वो ले जाएगा करीब 27,100 तक। तो अपू इंटैक्ट है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। ओके, तो अपमूव इस टाइम पे इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज होता हुआ मार्केट में नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि एक अच्छी खबर हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वो नंबर सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम
हो सकते हैं कनेक्ट। इस नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए। इसके थ्रू आपके जो भी पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज हो आप हमारे तक भेज सकते हैं। हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को एड्रेस करने की। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे आप CNBC आवाज़ को या फिर कंचन नौटियाल को टैग करके भी अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। चलिए इसी घड़ी में आगे बढ़ा जाए और जो सबसे पहले दर्शक हैं मुंबई से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं विवेक जी। विवेक जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, Kanchan. How are you? And how are you, Mr. Prakash Gaba ji? आई एम गुड एंड गाबा सर का गाबा सर बताएंगे। गाबा सर, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, थैंक यू, शुक्रिया भाई। जी विवेक बताइए। जी मेरे पास एशियन पेंट्स के 500 क्वांटिटी के शेयर है, लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, और मेरा बाय प्राइस है 2111। थैंक यू। ओके जी, 2111 का बाइंग प्राइस है और 13 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को माय बैड, हमने देखा था कि वहां से एक शार्प अपमूव देखने को मिला है एशियन पेंट्स के अंदर। 2300 के लेवल से सीधा इसने जंप मारी है 2520 के लेवल में। गाबा सर, क्या लगता है अभी भी अपसाइड बाकी है 3000 तक का, या यहां से हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल अपसाइड बाकी है। इन्होंने लिया है बहुत अच्छी जगह पर, और जहां पर उसमें बेस हुआ वहीं पर लिया है। अब उसके बाद ये सस्टेन कर रहा है करीब 5-7 महीनों से। अपमूव ऑन है एशियन पेंट्स में। अब नियर टर्म टारगेट करीब 3000 के हो सकते हैं। उसे वक्त लगेगा, मैं नहीं बोलता कि 1-2 महीने में, 3 महीने में चला जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। नथिंग टू वरी, अच्छी कंपनी है, मेनलाइन कंपनी है। कंपटीशन कहाँ नहीं होता, कंपटीशन साइन ऑफ प्रोग्रेस। तो कंटिन्यू होल्डिंग एट एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स में यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली होल्ड करने की सलाह। एक स्टॉक लेके आई है प्लीज स्क्रीन पे, जेन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे हमने देखा है कि एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल मैनेजमेंट ने अपने जो Q2 के नंबर्स हैं उनको प्रेजेंट किया है, जहाँ पे रेवेन्यू में अप्रॉक्सीमेटली हमें 28% से ज्यादा का डाउनसाइड देखने को मिला है। वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो वहां पे भी 5% तक का जो प्रेशर है वो बाउंड अप हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन कमजोरी के बावजूद जो मार्जिन्स है कंपनी के, वहां पे एक शानदार रिकवरी जो है वो देखने को मिली है। ये पूरे के पूरे नतीजों को एनालाइज करने के लिए, साथ ही साथ जो फ्यूचर को लेके आउटलुक है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक अतलुरी जी। गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड मॉर्निंग, बताइए। जी सर, नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, रेवेन्यू में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। क्या लगता है कि आगे चल के ये जो रेवेन्यू का मोमेंटम है हमें कब पॉजिटिव नोट पे जाता हुआ दिखाई देगा, और सेकेंड हाफ के लिए किस तरीके की विजिबिलिटी है अभी? ये साल हमने कहा है कि म्यूटेड रहने वाला है, और ये H2 भी मेरे ख्याल से म्यूटेड रहेगा। और हमने कहा है कि FY 27-28 में काफी बढ़ोतरी रहेगी, और हमारा ये प्रेडिक्शन था कि पूरे 3 साल में हम 6000 करोड़ करेंगे। अगर जो भी गैप ये साल रहेगा 6000 और इस साल का रेवेन्यू अगर निकाल दें, वो जो गैप है हम 27 और FY 28 में हम फुलफिल कर पाएंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इस साल अगर हम देखें तो आपने 4 जो स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन है उसको करा है, जो कि कंपनी की जो इस टाइम पे पोजीशन है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पे लेके जाते हैं। इस टाइम पे कोई और प्लान है नए फर्दर एक्विजिशन करने का? जी, एक डेफिनेटली है। हम एयर स्पेस में एयरफोर्स के लिए सिमुलेटर्स के लिए ढूंढ रहे हैं। हम वहाँ पे कोई तगड़ा पार्टनर मिल जाए तो हमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और नेवी में जो एक्वायर किया हमने ARI, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो और स्ट्रेंथन करेंगे। बट ओवरऑल हम ये तीनों सेगमेंट्स में बहुत स्ट्रांग बनना चाहते हैं। आर्मीज में हम नंबर 1 इन द वर्ल्ड ऑलरेडी हैं, नेवी में भी उस तरफ जा रहे हैं, एयरफोर्स में भी उस तरफ जाना चाहते हैं। एक तो ये ट्राई सर्विसेज का सिमुलेशन में नंबर 1 बनना चाहते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कोई इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर, ये एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए हमने AI ट्यूरिंग बोल के एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जिसका रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन अभी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है हार्ड किल के लिए। तो उसको हम काफी इंटरेस्ट दिखाया, काफी सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर पाए थे हम। तो वो एक एडिशन है। तो जिस सेगमेंट में हैं हम, उसमें हम डोमिनेंट और कंप्लीट सॉल्यूशंस देना चाहते हैं। एक दूसरा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो देखिए हम एक कोई कंपनी ऐसी खरीदना चाहते हैं जिसमें टर्नओवर की भी चिंता नहीं रहती हमको, बट IP काफी होनी चाहिए। जैसे इंडियन IP अगर हो ग्राउंड अप, तो हम उसमें इन्वेस्ट करके हम उसके, अगेन हमारा टारगेट है 2-3-4 साल में भी अगर नंबर 1 इन द वर्ल्ड बन जाए,
वो नए फील्ड में, तो वो ऐसे फील्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऑल टुगेदर ये एग्जिस्टिंग में तो एब्सोल्युटली नंबर 1 बनना चाहते हैं ग्लोबली, और कुछ नए फील्ड में जाएंगे तो थोड़ा टाइम दे के हम नंबर 1 बन जाएंगे उसमें। बट हाँ, एक्विजिशंस के लिए हम अभी देख रहे हैं हम बाहर। और वेल तो अभी और भी स्कोप जो है वो बाकी है एक्विजिशन के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, जो ऑपरेशन सिंदूर में कैपेबिलिटीज यहाँ पे हमें जेंटेक की देखने को मिली थी, दैट इज कंप्लीटली कमेंडेबल। लेकिन उसके बाद हमने एक चीज देखी है कि जो ऑर्डर है वहां पे एक हमें डिले आता हुआ दिखाई दिया है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। क्या इस टाइम पे जो RFPs है वो री इशू होती हुई दिखाई दे रही है, और आपको कब तक लगता है कि जो ये कन्वर्जन है वो एक्सपेक्टेडली डन हो जाएगा? देखिए, एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी बात चल रही थी सिमुलेटर, ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स खरीदने की, और सिमुलेटर्स का तो काफी, सिमुलेटर्स और ट्रेनिंग इक्विपमेंट के काफी फाइल्स मूव हो रहे थे एंड वो काफी एडवांस स्टेज में थे। पर जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सडनली गवर्नमेंट को लगा कि फोकस ऑपरेशनल इक्विपमेंट करना चाहिए। हालांकि ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, तो मेरा मेरा आउटलुक कुछ अलग है गवर्नमेंट से, बट उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग इक्विपमेंट थोड़ा डिले कर देते हैं और ये ऑपरेशनल इक्विपमेंट जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं उनके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। तो हमारे लिए गुड न्यूज भी है कि हमारा जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स है, जो ऑपरेशन सिंदूर में काफी सक्सेसफुली यूज हुआ था, काफी ड्रोन्स को ब्लॉक किया था, ये कमर्शियल, काफी बाकी एंटी ड्रोन सिस्टम्स सिर्फ कमर्शियल फ्रीक्वेंसी में ब्लॉक कर रहे थे। हमारे जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स थे वो वाइड बैंड, किसी अननोन बैंड फ्रीक्वेंसी में भी आ रहे थे, उनको भी ब्लॉक किया था, तो काफी इफेक्टिव रहे। तो उसका काफी डिमांड आ रहा है और हमने उसका स्कोप भी बढ़ा दिया। पहले सिर्फ सॉफ्ट किल और थोड़ा हार्ड किल था, बट हार्ड किल में अभी हमने रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन बना के काफी मजबूत ऑफरिंग दे रहे हैं हम, ये इंडिया के लिए नहीं, फॉरेन कंट्री के लिए भी। सो इसकी वजह से ये ऑपरेशनल इक्विपमेंट खरीदने की वजह से जो ट्रेनिंग सिमुलेटर के ऑर्डर्स थे वो थोड़े स्लो हो गए हैं, बट हमको लगता है कि H2 में वो डेफिनेटली ऑर्डर्स आ जाएंगे, और ये नए जो है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के वो भी थोड़े ऑर्डर्स हमको आएंगे। तो H2 में ऑर्डर पोजीशन हमको लगता है काफी अच्छा होने वाला है। और अगेन ये एग्जीक्यूशन तो 27 में होगा मेरे ख्याल से, और तो आई थिंक 27 एंड 28 आर गोइंग टू बी गुड। वेल एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसमें मेंशन किया है ऑर्डर बुक के बारे में, जहाँ पे डोमेस्टिक ऑर्डर बुक देखें तो वो करीब 550 करोड़ की है और एक्सपोर्ट है करीबन 121 करोड़ का। क्या आपको लगता है कि आगे चल के एक्सपोर्ट में हमें और भी ज़्यादा एक रन अप जो है वो देखने को मिलेगा, और आने वाले अगर हम मीडियम टू मिड टर्म की बात करें तो वहाँ के लिए क्या टारगेट लेके चले फॉर एक्सपोर्ट पर्टिकुलरली? देखिए, एक्सपोर्ट हमको लग रहा है कि काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, थैंक्स टू द हमारा जो प्रोफाइल है वर्ल्ड में, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पीपल जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उनको पता चला है कि जेन के एंटी ड्रोन सिस्टम अच्छे काम किए हैं, तो डिमांड काफी जनरेट हो रहा है। जैसे हम काफी ये प्रपोजल्स भेज रहे हैं हम, और उसके हिसाब से लगता है कि ऑर्डर्स काफी आएंगे एंटी ड्रोन सिस्टम्स में। एंड और लगता है कि हम जाके, क्योंकि इंडिया में इतना डिमांड है, कम से हमको लगता है एक्सपोर्ट 30% एक्सपोर्ट्स होगा और 70% डोमेस्टिक होगा हमको फ्यूचर में। ओके 30% एक्सपोर्ट और 70% डोमेस्टिक। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स। होप सो जिस तरीके से आपने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दिखाई है वहां से हमें एक अच्छे जो रिजल्ट्स हैं आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिले। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जी थैंक यू। तो ये थे जेनटेक के मैनेजमेंट अप्रोच, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इस टाइम पे मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालांकि एक डिले हमें देखने को मिला था। उसके बाद देखिए जब मैंने ये इंटरव्यू शुरू किया था वहाँ उस टाइम पे टू बी वेरी प्रिसाइज 4.68% की कमजोरी देखने को मिली थी, लेकिन अब कमजोरी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है। 4% की गिरावट के साथ कामकाज करा, यानी कि एक रिकवरी तो डेफिनेटली मैनेजमेंट की जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है वहां से आती हुई नजर पड़ी है। चलिए अपने जो रीति रिवाज है उसको बखूबी तरीके से निभाया जाए, और अगले जो दर्शक हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संधू। डॉक्टर संधू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी। जी गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग गाबा जी। मैडम मेरा सवाल ये है कि मेरे दो सवाल हैं। पहला मेरा है क्यूज कारपोरेशन पर ये डीमर्जर से पहले बहुत अच्छा था। डीमर्जर में मेरे को ये क्यूज कारपोरेशन के 150 शेयर्स मिले, 282 उस समय अलॉटमेंट प्राइस थी, और जो मार्केट प्राइस थी वो 50 रुपए ज्यादा था। अब ये कम हो गया, तो मेरे को लगता है कि इसको मैं रखूं या इसको निकाल दूं।
इसी तरह मेरा दूसरा क्वेरी है मेरी, वो है जीके एनर्जी, जो कि मेरे को लास्ट मंथ सितंबर 27 डॉक्टर संधू, मुझे ना समझ नहीं आया, आपने दूसरा स्टॉक का नाम क्या लिया है? जीके एनर्जी। ओके। तो वो लास्ट मंथ सितंबर में ही मेरे को अलॉट हुआ था। उसमें अप्रोक्सीमेटली पहले 45% प्रॉफिट था, 98 शेयर्स मेरे पास हैं। मैं गाबा जी की जो पॉलिसी होती है कि उसके अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट मिलता है वो ले लेना चाहिए। मेरे को लगता है कि 45% सफिशिएंट है। अब ये 2 दिन में स्टॉक गिरकर 5%, फ्राइडे को 5% आज गिर गया। अगर मैंने होल्ड करने के लिए एडवाइस है तो फिर मैं स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा? ओके, ठीक है। तो शुरुआत क्वेस्ट को आपके साथ कर लेते हैं। डेफिनेटली अप्रैल में यहाँ पे हमने डीमर्जर होता हुआ दिखाई दिया था। 2 बिजनेस में इसने बेसिकली बंटवारा किया था। एक तो इनका डिजिट्यूड सोल्यूशन था और दूसरा इनका जो था वो ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइज था। अब ये सेपरेटली दोनों की दोनों जो एंटिटी है वो कारोबार कर रही है। बट गाबा सर, सवाल यही है अगेन कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो इस टाइम पे जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ लगाया जाए? एक बार मैं लेवल्स वापस से रिपीट कर देती हूँ जहाँ पे खरीदारी की गई है, दैट इज 282 एंड करंटली ट्रेडिंग एट 237। लगातार हम पिछले अगर 6 महीने से देखें तो एक लोअर लोस की ट्रेजेक्टरी है। क्या लगता है कोई रिवाइवल के संकेत हैं? अब तक तो वीक लग रहा है क्वेस कॉर्पोरेशन 3-6-7 महीने से गिरावट दे रहे हैं लगातार। अब लोअर लेवल में करीब 230 के आसपास बेस बना हुआ है, नो डाउट अबाउट। अगर वो समझ जाता है तो ठीक है, लेकिन उसी के नीचे एक स्टॉप लगा देना चाहिए। अगर वो टूटा तो और गिरावट आएगी, फिर 200 की तरफ ला। तो मुझे इसका फंडामेंटल कुछ पता नहीं, लेकिन ये टेक्निकल व्यू है मेरा। दूसरा स्टॉक है जीके एनर्जी। यहां पर भी एक आज जो लोअर सर्किट था कल, आज भी सर्किट के आसपास ही है। ये सर्किट स्टॉक मुझे पसंद नहीं है। जब खरीदने जाओ तो मिलता नहीं है और बेचने जाओ तो बिकता नहीं है। और ये करीब रीसेंट लिस्टिंग है जीके एनर्जी। यहाँ पर जब खुलेगा क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन सपोर्ट कह सकते हैं 180-190 की। इनकी कॉस्ट क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन है तो वीक फिलहाल जीके एनर्जी। दोनों ही काउंटर्स में एक जो वीकनेस है वो इस टाइम पे दिखाई दे रही है। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए। काफी सारे जो क्वेरीज है वो आ गई हैं और आपकी भी कोई क्वेरी है तो प्लीज अभी फटाफट से मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे ट्विटर पे जल्दी से जल्दी अपने सवाल भेजिए। आई विल ट्राई कि ज्यादा से ज्यादा इस टाइम पे जो क्वेरीज है उनको एड्रेस किया जाए। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो चलिए, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। तो चलिए अगले दर्शक की तरफ बढ़ा जाए। जम्मू से राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास पेटीएम है, 15 शेयर है 1040 पे, और जुबलैंड फूड है 625 पे, 88 शेयर। और मैम, गोल्ड टाइम के बारे में भी मैं जानना चाहता था प्रकाश गाबा साहब से। ठीक है, कितने शेयर है जुबिलेंट फूड के? सॉरी, बताइए फिर से। 88 शेयर है मैम, 625 पे। ठीक है, ओके। शुरुआत पेटीएम के साथ कर लेते हैं। शार्प अपमूव यहाँ पे देखने को मिला है। अगर काफी सारी जो ब्रोकरेज है वो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, और अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो पिछले 6 क्वार्टर्स में यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है वहां से एक अच्छा खासा रुझान जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है, और शेयर भी इस टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। गाबा सर, आगे का नजरिया किस तरीके का दिखाई दे रहा है पेटीएम में? 1265 के आसपास एक ब्रेकआउट मिला था, बहुत अच्छा था वो। अब जो पैटर्न बना है ऑन हायर टाइम फ्रेम में, कह सकते हैं कि सैंडविच पैटर्न, वो एक सैंडविच पैटर्न, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है ऑन हायर टाइम फ्रेम, व्हिच बेसिकली मींस अपसाइड ऑन है। इतना है कि जस्ट एक स्टॉप लगाना चाहिए। वो हो रहा अभी 1291 के आसपास है, 1250 का स्टॉप लगा के चलें और कंटिन्यू होल्डिंग है। तो नेक्स्ट मंथ ऊपर रहेगा, उसमें एक अच्छा फॉलोअप थ्रू मिल सकता है। तो इट्स ऑन बाय मोड पर है पेटीएम। तो पेटीएम बाय मोड। और दूसरा सवाल है जुबिलेंट फूडवर्क पे, जहां पे 625 के भाव पे खरीदारी की गई है। 88 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन साइडवेज का मूवमेंट लगातार हमें देखने को मिला है। पिछले ईयर टू डेट का चार्ट अगर उठा के देखा जाए, एक डिप मिलता है, उसके बाद वहां से और लोअर लो की ट्रेजेक्टरी बना रहा है। लेकिन आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की लाइंड अप है? देखिए, अगर 4-5 महीने का चार्ट देखें तो लगता है थोड़ी वीकनेस है, लेकिन जो लो ट्रेड कर रहा है अभी 593 594 के आसपास जुबिलेंट फूड, लगता है यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, उसके आसपास ही है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 575 का, अब ट्रेड कर रहा है 594 को। मेरे ख्याल से ये होल्ड के लायक है। एक थोड़ा अपमूव मिल सकता है, वो करीब 630 तक ले जा सकता है। वहां पर वो कैसे नेगोशिएट करता है वो देखें। अभी जो नीचे आया है करीब 4-5 महीने से, इन अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर आया है, बेसिकली नीचे तो आया है, लेकिन फिर एक उपमूव मिलेगा यहाँ पर। तो घबराने की बात नहीं, कंटिन्यू होल्डिंग इट जुबिलेंट फूड।
ओके, तो अपमूव का एंटिसिपेशन अभी भी लगाया जा रहा है। तो जुबिलेंट फूड के ऊपर ये थी गाबा सर की राय। गाबा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है अब थोड़े से क्रिप्टो के बारे में जाना जाए, और मनीषा जी इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ गई है, जहां पे हमें वो बताएगी कि आज क्या कुछ क्रिप्टो के अंदर चल रहा है। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से बैंक्स यहाँ पर अब क्रिप्टो को काफ़ी सीरियसली लेने लगे हैं, स्पेशली अपने क्लाइंटेल के लिए। क्रिप्टो की अगर बात की जाए तो अब आप कोलैटरल यानी कि कर्ज के लिए क्रिप्टो को गिरवी भी रख कर सकते हैं, और ये काम जारी होने के लिए मंजूरी के लिए JP मॉर्गन इस दिशा में काम भी कर रहा है। उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए यहाँ पर कोशिश की है कि आप बिटकॉइन, इथीरियम को गिरवी रख पाएं। क्लाइंट्स ट्रेजरी यील्ड्स, गोल्ड, इक्विटी की तरह अब क्रिप्टो को भी यहाँ पर कोलैटरल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। इस तरह की कोशिश यहाँ पर JP मॉर्गन की तरफ से आ रही है। इस तरह से काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हमने मीडिया में बनते हुए देखी हैं। 2000 के अंत तक प्रोग्राम के शुरू होने की उम्मीद भी है, और कोलैटरल में रखे गए टोकन्स को यहाँ पर थर्ड पार्टी के पास यहाँ रखा जाएगा। आपको याद दिला दें कि जून में JP मॉर्गन ने क्रिप्टो ETF को गिरवी रखना शुरू किया था, और काफ़ी हद तक यहाँ पर और भी काम काफ़ी सारे बैंक्स करते हुए नजर आए हैं। इंटरेस्टिंगली एज ऑफ नाउ ये बिटकॉइन और इथीरियम में ही होने वाला है, लेकिन हमने साथ ही साथ इसी साल में BNY मेलन को भी गोल्डमैन सैक्स के साथ पार्टनरशिप आते हुए देखी थी। इस जुलाई में हमने वो होता हुआ देखा था, जहां पर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए टोकनाइज्ड मनी मार्केट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए थे। आपको याद दिला दें कि 2021 से इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए इस तरह की सेवाएं जारी हैं, और अब इसी कदम में, इसी दिशा में यहाँ पर और भी कदम उठाए जा रहे हैं। तीसरा बैंक जहां पर बहुत सारा काम हमने होता हुआ देखा है वो है मॉर्गन स्टैनले। इन्होंने सितंबर 2025 यानी कि पिछले महीने में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। रिटेल क्लाइंट्स के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहां पर बनता हुआ नजर आया, और सेकेंड क्वार्टर 2026 से एक्सपेक्टेशन है, और ये उनकी तरफ से ही आता हुआ है कि बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना जहां पर मार्केट कैप सबसे हाई है, यहां पर ट्रेडिंग भी हो पाएगी। इंटरेस्टिंगली इंडियन मार्केट्स में भी हमने मद्रास हाई कोर्ट को अब क्रिप्टो को रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी का दर्जा देता हुआ देखा है। उन्होंने कहा ये करेंसी नहीं है, कमोडिटी नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी है। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स यहाँ पर सभी तरफ क्रिप्टो की तरफ आती हुई।